2 दिन पहले ही हावड़ा से मैं दिल्ली पहुंची थी। आधी रात तक माँ और भैया भाभी के साथ गपशप का माहौल बना रहा। सुबह चाय का कप लेकर हम सब लॉन में आकर बैठे ही थे कि सामने वाली पीली कोठी से चीख पुकार और गाली गलौज की आवाज़ें आने लगी थी। बीच बीच में कुंतल का आर्तनाद भी सुनाई दे रहा था। ये सब तो रोज़ होता है यहाँ, ना जाने कौन से कर्मों का फल भुगत रही है बेचारी। कल चलना, मिलाएंगे। माँ थोड़ी सी उदास हो गई थी। पाप पेट में पलता है तो यही परिणति होती है, भाभी ने मुंह बिचका कर कहा। तो कई भूली बिसरी यादें पन्ना दर पन्ना मानस पटल पर मुखर हो उठी, जिन्हें जीवन की व्यस्तताओं ने लगभग भुला ही दिया था। लगभग 20 वर्ष पहले कुंतल हमारे घर मकान किराए पर लेने के लिए आई थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसे देखते ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि सबको अपना बना लेती थी। कुंतल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुमित 8 साल का और छोटा बेटा अमित 5 साल का। ओंकार अवस्थी की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी। माँ ने बिना किसी ऐतराज के मकान का पार्क फेसिंग वाला हिस्सा उन्हें किराए पर दे दिया था। ओंकार सुबह काम के लिए निकलते तो रात को ही वापस लौटते। बच्चों को स्कूल भेजकर कुंतल हमारे घर आकर बैठ जाती। माँ के कहने पर भैया भाभी ने बीच का दरवाज़ा खोल दिया था। सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक हम साथ साथ ही रहते थे। माँ को कुंतल के रूप में एक बेटी मिली थी और मुझे एक सहेली। धीरे धीरे हम सब एक दूसरे के ठहाकों, मुस्कुराहटों और उलझनों से जुड़ते चले गए और हमारे सुख दुख कब साझे बन गए पता ही नहीं चला। कुंतल ने बताया था ओंकार बहुत ऊंचे कुल से संबंध रखते हैं। पिता मजिस्ट्रेट और माँ गायनोकोलॉजिस्ट। कुंतल के साथ लव मैरिज करने के बाद उनके सभी प्रियजनों ने बड़ी बेरुखी से उनकी ओर पीठ फेर लिया था। खूब नाटक हुआ, वो हंस हंस कर बताती। जाते समय माँ अपने बेटे से कह गई, भगवान करे मेरी अर्थी को तेरा कंधा भी नसीब ना हो। इस अभागी ने ज़रूर तुझे खिला दिया है। देखना एक दिन अपने कर्म जरूर भुगतेगी। कहते हैं पूरे दिन जीवा में कुछ पल के लिए माँ सरस्वती अवश्य विराजती है। ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो महेश जैसा खलनायक उसकी खुशहाल जिंदगी में आया और कुंतल की महत्वाकांक्षाओं की चादर को बिखेर कर चला गया। एक दिन कुंतल बहुत खुश थी। पूछने पर बोली, ओंकार को दुबई में नौकरी मिल रही है। 2 लाख प्रति माह पगार, मकान, गाड़ी, बोनस सब अलग। तुम भी जाओगी? माँ के चेहरे पे चिंता के भाव नजर आए। नहीं, सबके जाने से खर्चा ज़्यादा होगा, बचत नहीं हो पाएगी। सुनते ही माँ के चेहरे पर कच्चापन सख्त हो गया। भरी जवानी में पति को अकेले विदेश भेजना कहाँ की समझदारी है? आंटी, इंसान जवानी में ही 4 पैसे जोड़ पाता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे खर्चे भी बढ़ेंगे। एक बार आमदनी बढ़ी तो जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। हम कार, बंगला, नौकर चाकर जुटाने में समर्थ हो सकेंगे। कमी तो यहाँ भी नहीं है, माँ ने समझाना चाहा। सिर ढको तो पैर उघड़ जाता है, पैर ढको तो सिर उघड़ जाता है। कुंतल ने अपनी बेसब्री जताते हुए उलाहना दी। ओंकार पत्नी की बातें चुपचाप सुनते रहे। कुंतल की जल्द अमीर बनने की लालच के कारण अक्सर उनके आपसी संबंधों में कड़वाहट आ जाती थी। ओंकार अपनी सीमित आय का हवाला देते।
लेकिन कुंतल उन पर ज़्यादा पैसे कमाने का दबाव बनाती। ओंकार बिना कुछ कहे सुने दुबई चले गए। उनका फ़ोन हमारे घर पर ही आता था। उनकी बातों से ऐसा लगता जैसे दुबई में उनका मन नहीं लग रहा था। कुंतल उन्हें समझाती, उनका मनोबल बढ़ाती। 1 साल का ही तो प्रोजेक्ट है, देखते ही देखते समय बीत जाएगा। ओंकार नियमित रूप से पैसा भेजते। कुंतल उन पैसों को समझदारी से नियोजित करती। उन दिनों वो दुकान से भी काफ़ी लेट घर लौट कर आ रही थी। महेश हर समय साए की तरह उसके साथ रहता था। उसे अपनी कार में बैठाकर ले जाता, शाम ढलने के बाद छोड़ जाता। कभी कभी तो रात में घर पर ही रह जाता। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलता था, मोहल्ले वालों के जिज्ञासु नज़रें कुंतल के घर पर ही चिपकी रहती। कुंतल के विरुद्ध पास पड़ोस के महिलाएं खूब विष उगलती। कैसी बेशर्म औरत है, अपने पति को विदेश भेज दिया और दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। औरतों की आलोचनाएं माँ को बहुत बुरी लगती। माँ उदास मन से कहती, इसका बिजनेस इसे कहीं का नहीं रहने देगा। भैया शुरू से ही इस लाइन में थे। माँ को दिलासा देते, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों से मेल जोल बढ़ाना ही पड़ता है, बुरे ख्याल मन से निकाल दीजिए। भाभी भी माँ की ही समर्थन करती। समाज का डर ना सही, अपने परिवार के लिए तो सोचे। कुंतल एक नहीं दो गृहस्थियाँ बर्बाद कर रही है। माँ फिर भी बेचैन दिखती। एक दिन कुंतल को कुरेदा तो बोली, आजकल हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम माने? कौन कौन? महेश और मैं। ओंकार से अनुमति ले ली है। आंटी, महेश और ओंकार के अच्छी दोस्ती है। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस काम के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। कुंतल के अंग प्रत्यंग में जीवन की अंतिम बूंद पी जाने की उम्मीद छलक रही थी। समझ की कोशिश कर कुंतल, ये इस ज़माने की सोने की लंका है, जिस पर सिर्फ सोने का मुलम्मा चढ़ा होता है। जब ये मुलम्मा उतरे तो पीतल ही दिखाई देगा। बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़ा ध्यान बच्चों पर भी रखना ज़रूरी होता है। माँ ने अपने अनुभव से उसे फिर समझाया, लेकिन कुंतल पर तो अपनी ही धुन सवार थी। 6 महीने बाद ओंकार दिल्ली लौटे, ढेर सारे सामान से लदे हुए। उन दिनों महेश कम आता था। कुंतल अनमनी सी रहती, ऐसा लगता जैसे वो बेसब्री से उनके दुबई वापस लौटने की राह देख रही थी। ओंकार जितना उसके करीब आने की कोशिश करता, कुंतल उनसे उतनी ही दूर रहती। सरल सहृदयी ओंकार समझ ही नहीं पाए कि कुछ अनर्थ घटने वाला है। कुंतल ने बड़ी ही चतुराई से बच्चों को भी नैनीताल हॉस्टल में भेज दिया था। शाम का समय था। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर कुंतल की नौकरानी खड़ी थी, बदहवास सी। वो आदमी नहीं, भेड़िया है। रात दिन दारू पियत है, मारपीट सो अलग। सीढ़ियों से धक्का दे दिया बेचारी को। तेरी बीबी जी कहाँ है? अस्पताल में है, बिटिया हुई है। टैक्सी करके मैं माँ के साथ हॉस्पिटल पहुँची। कुंतल अकेली बिस्तर पर लेटी थी। मैंने जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं ये आंसू आत्मग्लानि के थे या पश्चाताप के। पास ही झूले में लेटी उसकी बिटिया को गोद में उठाकर मैंने पूछा, महेश कहाँ है? व्यस्त होंगे, वरना ज़रूर आते। उसने मेरी ओर देखे बिना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था। पता नहीं कुंतल हमें धोखे में रखने का प्रयास कर रही थी या खुद धोखा खा रही थी।
क्योंकि जिस रात कुंतल प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी, उस रात महेश अपनी पत्नी के साथ 5 स्टार में जश्न मना रहा था। ओंकार पत्नी और बच्चे की ज़रा सी भी पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। पूरी रात चहलकदमी करते हुए काट देते थे। मैं सोच रही थी, इस समय कुंतल खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। औरत विधवा हो या परित्यक्ता, अपने पूर्व पति को कभी भूल नहीं सकती। कुंतल ने तो ओंकार से प्रेम किया था, तन मन एकाकार हुए थे, अनुभूति का सुख भी भोगा था। कैसे भुलाया होगा उसने ओंकार को। अपने बच्चों की नोक झोंक और उठते बैठते ओंकार की कुंतल कुंतल की गुहार क्या उसे पुराने परिवेश में लौट जाने के लिए विवश नहीं करती होगी, या वो जानबूझकर ओंकार को भुलाने का नाटक कर रही है। 2 साल का समय चुपचाप दरक गया। आशीष की कुछ समय के लिए पोस्टिंग देहरादून हो गई थी। मैं ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लेने एक दिन राजपूत रोड पहुंची। अचानक एक चमचमाती लैंड क्रूज़र कार में एक खूबसूरत महिला को देखकर मन सशंकित हो उठा। कुंतल यहाँ कैसे? क्या महेश से मन भर गया? किसी तीसरे के साथ घर बसाने की योजना बना रही है, या महेश ने खुद ही इसे घर से निकाल दिया? मैंने जानबूझकर उसे अनदेखा किया और घर पहुंच गई। अगले दिन सुबह मेरे मोबाइल पर कुंतल का फ़ोन आ गया। शालू, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। मैं कुछ देर बाद तुझे खुद ही फ़ोन करूँगी। मैंने टालने की गरज से फ़ोन काट दिया। संभव मेरे पास ही खड़े थे। सब कुछ जानने के बाद बोले, शालू, किसी की निजी ज़िंदगी में हमें क्या लेना देना। मैं तो कल पूरा दिन ऑफिस में बिज़ी रहूँगा। चाहो तो उसे लंच में बुला लो। पति ने सलाह दी। प्रकृति का नियम है, जीवन में हम जिन लोगों से जितना दूर भागना चाहते हैं, वो हमें उतना ही अपने पास खींचना चाहते हैं। कुंतल से मेरा रिश्ता भी तो ऐसा ही था, कुछ प्यार का, कुछ नफ़रत का। अगले दिन कुंतल अकेली ही आई थी हमारे घर। आसमानी नीली शिफॉन की साड़ी और दबदब करती मोतियों की माला पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। जब तक मैं उससे कुछ पूछती, उसने खुद ही कहना शुरू किया। दुबई से लौटकर ओंकार ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली है। मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। महेश आने देता है तुझे? इस शर्त पर कि मैं वापस लौटूंगी उसके पास। मेरे मन में द्वंद्व छिड़ गया। क्या ओंकार अवस्थी कायर है? क्यों अपनाया उसने कुंतल को? मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ तो ले डूबी कुंतल उसका। खुद क्यों नहीं दूसरी शादी कर ली उसने? मैंने उसकी खूब आवभगत की, उलाहने भी दिए। अपने सुखद गृहस्थ जीवन का रेखा चित्र खींचते हुए मैं उसे जतलाना चाह रही थी कि इंसान अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखे तो ज़िंदगी सुख से गुजर जाती है। रिश्तों की चादर ओढ़कर भी सपनों को सच किया जा सकता है। जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपनी ढेर सारी चालों के बावजूद एकाएक विपक्षी की एक ही चाल से मात खाकर उठ जाता है। कुछ ऐसा ही भाव लिए कुंतल उठकर खड़ी हो गई थी। लगभग 1 सप्ताह बाद कुंतल का फ़ोन आया। शालू, मेरे वापस लौटने का समय नज़दीक आ रहा है और हो सके तो संभव के साथ इस रविवार डिनर पर आ जाओ। ओंकार भी घर पर ही होंगे। मसूरी रोड पर ओंकार का शानदार बंगला था। नौकर दरबान 2 माली मुस्तैदी से अपने अपने काम पर जुटे थे। पोर्टिको में 2-2 गाड़ियां खड़ी थी। सामने दीवार पर ओंकार ने अपने पूरे परिवार का बड़ा सा चित्र टांगा हुआ था। साइड स्टूल, शोकेस
पर हर जगह कुंतल की ही फ़ोटो रखे हुए थे। हंसती खिलखिलाती कुंतल, मुस्कुराती कुंतल, दोनों बेटों को गोद में उठाए हुए कुंतल। गृह स्वामिनी का दर्प था उसके चेहरे पर। विरह की अग्नि में उसका हृदय मानो पके फोड़े सा जल उठा। गणित नहीं है जिंदगी जिसके हर सूत्र का एक स्पष्ट उत्तर हो। अचानक ऐसा झंझावात आया और उड़ाकर ले गया मेरी गृहस्थी का सुख चैन। कुछ देर मौन पसरा रहा, फिर उसका अस्फुट स्वर उभरा। ना जाने किन कमज़ोर क्षणों में मैं बहक गई और अपना सर्वस्व सौंप दिया महेश को। वो घटना कीचड़ की तरह मेरे मन मस्तिष्क में ऐसी चिपक गई है कि आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती। पर तू खुद भी तो निकल सकती है इस दलदल से। क्यों नहीं लौट आती अपने पुराने नीड़ में, जहाँ ओंकार और तेरे बच्चे आज भी तेरी राह देख रहे हैं। ये कड़वी कसैली यादें बुरे सपने की तरह धीरे धीरे मिटती चली जाएगी तेरे अंतस से। और मेरी अनन्या, वो भी तो मेरा ही रक्त मांस का अंश है। मातृत्व बोध उसके चेहरे पर मुखर उठा। मेरे सामने वो बरसों पुरानी आत्मीयता की तरह खुलती जा रही थी। महेश के साथ ब्याह करने के बाद जब मेरी आंखों से पर्दा हटा तो मैं महेश के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। घुटने टेक कर उस नार के जीवन से खुद को मुक्त करने और अपने पति और अपने बच्चों के पास लौट जाने की विनती भी की। तब महेश ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर बेटी हुई तो आजीवन मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, वरना वो मुझे मुक्त कर देगा इस बंधन से। फिर मेरी गोद में अनन्या आ गई। कब तक जिएगी कुंतल ऐसा जीवन? फिलहाल सुमित अमित छोटे हैं, ना समझ है। कल को बड़े होंगे तो उनके मन में उठते सवालों शंकाओं को झेल पाना क्या सहज होगा तेरे लिए? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हर दिन घुलती हूँ, हर रात मरती हूँ। कैसी विडंबना थी। डूबते को कश्ती की तलाश भी थी और कश्ती से दूर रहने की मजबूरी भी। पर क्या सारा कसूर मेरा है? कभी तो ओंकार अपनी आत्मशक्ति और पौरुष का इजहार करते, समझाते कि इच्छाओं और आकांक्षाओं का समुद्र आंधी तूफान से भरा होता है, उन पर विराम लगाना चाहिए। बल्कि मुझे देखकर आंखें झुका ली। उन आँखों पर जो पलकें तनी थी वो भांपने भी तो नहीं देती थी कि उन आँखों में क्या ठहरा हुआ है। कोई कसक, कोई चुभन, अफसोस या पीछे छूट गई कोई स्मृति। कुंतल तड़प उठी। महेश अनन्या को मार डालेगा। मुझे जाना होगा शालू, जाना ही होगा। अपनी ही नज़रों में गिरना कितना तकलीफ़देह होता है, इसका एहसास मुझे आज कुंतल की बातों से हो गया। अनजाने अनचाहे ही मन कुंतल के प्रति दया सा भर गया। काश ओंकार ने समझा होता कि प्यार में जहाँ विश्वास के साथ स्वच्छंदता अनिवार्य है, वहीं अंकुश भी अनिवार्य है। और कुंतल एक बार तो सोचती कि मजबूत पांव उड़ान भरने के लिए लालायित रहते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन परिंदे को इतना ध्यान भी रखना चाहिए कि थक जाने पर पांव टिकाने पर वो ज़मीन को ही तो ना तरस जाए। पुरुष आकाश है तो स्त्री धरती। बादल का कोई टुकड़ा ऊपर से गिरता है तो धरती उसे सहेज लेती है, पर जब धरती फटती है तो उसे कोई सहेजने वाला नहीं होता। जैसे कुंतल को सहेजने वाला अब कोई भी नहीं था। अपने अपने कर्मों के फल सभी को भुगतने पड़ते हैं। कुंतल भी भुगत रही थी, भुगतने ही थे उसे, ना जाने कब तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।